हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हम रे ऑप्टिक्स पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। राइट, छोटा वीडियो होगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके अंदर से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंसेप्ट मैप। हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, एक पेज के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो समेटी जा सकती है। ध्यान रखना, आपकी हर इंफॉर्मेशन जो है वो 10 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की पावर रखनी चाहिए। इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को मैंने अरेंज किया है, मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। राइट, पहला, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस। अभी तक आपने एक प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होते हुए देखा था, जिसमें स्नेल्स लॉ लगाते थे आप, रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ वाली चीजें हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी। अगर आपकी जो सरफेस है दो मीडियम को सेपरेट करने वाली, अगर वो कर्व्ड सरफेस है, तो फिर आप बेसिकली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, उस कर्व्ड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर और दोनों मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं उनके बीच में एक रिलेशन यूज कर सकते हो। दैट विल बी म्यू एफ डिवाइडेड बाय वी माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल टू म्यू एफ माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाय आर। साइन कन्वेंशन आपको ध्यान है, अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाते हो पोल से, तो वो पॉजिटिव डिस्टेंसेस कही जाती है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो पोल को ओरिजिन मान के, तो नेगेटिव ली जाती है डिस्टेंसेस। तो साइन कन्वेंशन हमारा सेम रहेगा। म्यू एफ और म्यू आई का पर्पस तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी रे किस मीडियम से एंटर कर रही है वो म्यू आई बन जाएगा, और किस मीडियम में एंटर कर रही है वो म्यू एफ बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वहां पर आपको ये फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत पड़ सकती है। बेसिक फॉर्मूला, राइट। इसी को यूज करके हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला निकालते हैं। यहां पर लेंस का मतलब क्या है कि आपने किसी मीडियम को जो कि सराउंडिंग से अलग है, दो कर्व्ड सरफेस के बीच में बाउंड करके रख दिया। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी लेंस कहलाएगी। दोनों सरफेसेस कर्व्ड हो जरूरी नहीं है, एक कर्व्ड हो सकती है और दूसरी प्लेन सरफेस भी हो सकती है। तो अलग अलग तरीके के लेंसेज बनते हैं। हमें दो ही तरीके ध्यान रखने हैं, एक तो कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस। मैं बताऊंगा क्यों। सबसे पहले तो लेंस मेकर जो फॉर्मूला होगा, तो बेसिकली आपने जो लेंस नाम की स्ट्रक्चर बनाई है उसकी जो फोकल लेंथ है, फोकस की जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगी कि इनफाइनाइट से आने वाली रेज जो है वो कहां पर सिमट जानी चाहिए, एक पॉइंट के ऊपर, जिसको हम फोकस कहेंगे। या एक पॉइंट से निकलने वाली रेज क्या हो जानी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसको भी हम फोकस कहेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस, इस तरीके से दो अलग अलग फोकस हो सकते हैं। तो हमने बेसिकली ये जो फॉर्मूला निकाला है ये एक लेंस के लिए निकाला है। कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। 1/f विल ऑलवेज बी इक्वल टू म्यू एल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय म्यू एस। म्यू एस इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर भी ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को लगाने से पहले आपको साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना है। अगर आप कन्वर्जिंग लेंस लेते हो तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर आप डाइवर्जिंग लेंस लेते हो तो आपकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। कन्वर्जिंग का मतलब है कि पैरेलल रेज आएंगी, लेंस से गुजरेंगी और फिर उसके बाद में एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो कन्वर्ज होंगी तो पक्का वो पोल या ऑप्टिकल सेंटर के उस तरफ होंगी जिस तरफ आपकी जो लाइट रेज है वो ट्रेवल कर रही है, यानी कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ जो है वो हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लेंस बनाया गया है, सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। वही कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह भी बिहेव कर सकता है अगर उस मटेरियल की जिससे लेंस बनाया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से तय नहीं होता कि आपका लेंस कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। ये तय होता है किससे, इन इंफॉर्मेशन से, ये जो एफ है इसकी इंफॉर्मेशन से। तो आप कभी भी अगर कंफ्यूज हो जाओ तो आप तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, केयरफुली R1 और R2 की वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना, म्यू एल और म्यू एस की वैल्यूज बहुत ही केयरफुली रखना। आप
एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना, और एफ अगर पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह, और एफ नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है अगर एफ पॉजिटिव आ जाए तो लेंस बिहेव कर रहा है कन्वर्जिंग लेंस की तरह, और एफ नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इससे आप फिगर आउट कर सकते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूला के थ्रू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बिल्कुल मिरर फॉर्मूला जैसा ही है, वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ जाता है। मैग्निफिकेशन m hi/ho, ठीक है, वहां पर माइनस v/u था मिरर के केस में, यहाँ पर प्लस v/u हो जाएगा। साइन कन्वेंशन के साथ अपनों को रखना है f/f+u और f माइनस v/f। तो जिस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाए उस तरीके से आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, क्योंकि याद रखना ये चैप्टर उन चैप्टर्स में से एक है जिसमें आप केवल और केवल फॉर्मूलाज के बेसिस पे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, राइट। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो दो लेंसेज अगर एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में है तो जो पावर ऑफ लेंस होगी वो कितनी हो जाएगी। अगर फोकल लेंथ के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना चाहो तो 1/f विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और फोकल लेंथ की जो रेसिप्रोकल वैल्यू है वो ही पावर ऑफ लेंस कहलाती है। इसकी ऐसा यूनिट छोटी क्लासेस में याद रखते थे, डायोप्टर, ठीक है। तो पावर के फॉर्म में लिखोगे तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब ऐड हो जाती है। पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर लेंसेज के बीच में गैप है D, तो फिर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1f2, या पावर की फॉर्म में लिखोगे तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D टाइम्स P1 P2, राइट। सिंपल माइक्रोस्कोप, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है, राइट, वो ही सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। और जब आप किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो तो मैग्नीफाइंग पावर किस तरीके से निकाली जाती है, आप बिना इंस्ट्रूमेंट के आंख के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अपनी नियर साइड पे रखते हो तो कितना एंगल बनाया जाता है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हो तो फिर आपके आईपीस लेंस जो है या आपकी आंखों पर जो एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। तो हमें इतना कंफ्यूजिंग तरीके से ध्यान नहीं रखना, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशंस होगी लगभग हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में, कि आपकी फाइनल इमेज नियर साइड पर बन सकती है, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर की मैक्सिमम वैल्यू, और ज्यादा से ज्यादा दूर कहां पर बन सकती है, आपकी इन्फिनिटी के ऊपर बन सकती है। हमारी आंखों के लिए कंफर्टेबल तब होता है जब हमारी इमेज जो है वो कहां पर बन रही हो, इन्फिनिटी पर बन रही हो। उसको नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो हम दोनों अलग अलग केसेस के अंदर फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज एट डी, कैपिटल डी का मतलब होता है नियर साइड, दैट इज 25 सेंटीमीटर, तो वहां पर अगर आपकी फाइनल इमेज बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर, इसका कॉमन फॉर्मूला होता है D/U, बट इस केस में हो जाएगा 1 प्लस D/F। और व्हेन इमेज फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, तो उस केस में m जिसका कॉमन फॉर्मूला D/U है, इस केस में हो जाएगा D/F। डायरेक्ट ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब इमेज D पर बन रही है तो m की वैल्यू हो जाएगी VO/UO 1 प्लस D/FE। ट्यूब लेंथ, इसमें दो लेंसेज होते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, जो आपकी आंख की तरफ होता है उसको आईपीस बोला जाता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट किया जा सकता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाती है ट्यूब लेंथ। तो इस केस में जो ट्यूब लेंथ होगी वो VO प्लस UE के इक्वल हो जाएगा, राइट। व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, उस केस में m की वैल्यू हो जाएगी VO/UO D/FE, और l की वैल्यू हो जाएगी VO प्लस FE। तो फॉर्मूलाज डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, और डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने हैं इंफॉर्मेशन को ढंग से सेग्रीगेट करके। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए जब इमेज फाइनली डी पर बन रही होगी तो m की वैल्यू हो जाएगी FO/UE या FO/FE टाइम्स 1 प्लस FE डिवाइडेड बाय d। और व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, उस केस में m की वैल्यू हो जाएगी FO/FE। ध्यान रखना, m की वैल्यू जो है ना वो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। इन सारे के सारे केसेस में फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टी बनती है, तो अगर आप साइन के साथ लोगे तो नेगेटिव साइन भी लगा देना, बट हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें ये देखना है कि कितने गुना इंक्रीज हो जाती है साइज। L की वैल्यू FO प्लस FE हो जाएगी इस केस में, और उस केस में FO प्लस, इस केस में FO प्लस UE हो जाएगी, और उस केस में FO प्लस FE हो जाएगी। तो ये जो पेज है, आई होप इस पेज की इंफॉर्मेशन आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, याद रखना, राइट। हर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, हर छोटे छोटे पॉइंट के बारे में आपको
स्पेशल जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है वो ध्यान रखनी है, फॉर्मूला सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। इतनी सी इंफॉर्मेशन है और इसके बेसिस पे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो जो कि नीट के अंदर अपीयर होने वाला है। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। Spherical surface of radius of curvature r separates air which is refractive index having refractive index 1 and from glass refractive index 1.5। देखो ग्लास की refractive index 1.5 या 3/2 होती है, पानी की 4/3 या 1.33 होती है और एयर की 1 होती है। तो इन तीनों के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ध्यान भी रख लेना। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन ग्लास, तो ऐसी आपकी एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ग्लास वाली साइड पर है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया। तो इधर की तरफ तो है आपकी एयर और इधर की तरफ है आपका ग्लास, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। A point object P is placed in air and found to have a real image Q। तो यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट था P और इसकी जो इमेज बन रही है वो इतनी डिस्टेंस पर बन रही है यहां पर Q पर। The line PQ cuts the surface at a point O and PO is equals to OQ, ठीक है, ये दे दिया गया है। The distance PO is equal to, तो हमारे लिए आसान क्वेश्चन है इंटरप्रीट करना, ठीक है। तो हमें तो फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, म्यू एफ डिवाइडेड बाय वी म्यू आई डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू एफ माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आंसर हमें आर की फॉर्म में देना है। म्यू एफ और म्यू आई हमें पता है, बात आती है यू और वी पर, और साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो केयरफुली अपन साइन कन्वेंशन लगाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए लाइट जा रही है इधर और हमें इस सेंटर से ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। तो इस डिस्टेंस को अगर हम x लिखते हैं तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x हो जाएगी। और आपको ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल बता रखी है, तो v की वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, +x हो जाएगी, क्योंकि इमेज तक पहुंचने के लिए आपको और लाइट रे को दोनों को सेम डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। तो साइन कन्वेंशन हमेशा इसी तरीके से डिसाइड करते हैं, राइट। तो u मिल गया, v मिल गया, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की फॉर्म में फाइंड आउट करनी है। चलो रखते हैं। म्यू f फाइनली ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.5, v की वैल्यू कितनी है, x, माइनस ये कितना है 1, u की वैल्यू कितनी है -x, यहाँ पर हो जाएगा 1.5 - 1 दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.5x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय r, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2.5/x जो है वो 0.5 डिवाइडेड बाय r के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट किया जा सकता है, 5 से ये कैंसिल आउट किया जा सकता है 5 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स r, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो बच्चों मैं पहले ही कह रहा हूँ बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, ये केवल और केवल टफ इसलिए हो जाते हैं कि आप साइन कन्वेंशन लगाने में या फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हो, और वो गलती आपको नहीं करनी, आपका क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो जब तक कहा नहीं जाए तब तक आपको कॉन्वेक्स लेंस कैसा मानना है, जो कि कन्वर्जिंग टाइप हो, यानी कि मीडियम जिससे बना हुआ है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का फिर फर्क क्या पड़ेगा, ये कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो फोकस पॉइंट है या इसकी जो फोकल लेंथ हो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी, तो पावर भी कितनी होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। तो 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, तो पहले की पावर हो जाएगी 1/20, 20 सेंटीमीटर को 20 डिवाइडेड बाय 100 लिखा जा सकता है, तो डिवाइडेड बाय 100 चला जाएगा ऊपर, और P2 हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, यानी कि वही 100 डिवाइडेड बाय 20। देखो 1/f लगा रहा हूं, फिर f की वैल्यू 20/100 है ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, तो
नेट पावर जो होती है वो P1 प्लस P2 के इक्वल होती है, और दोनों पावर्स प्लस है तो ऐड हो जाएंगी। 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 9 डायोप्टर। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An equiconvex lens has a power of 5 diopter. Equiconvex, ठीक है। इक्विकॉन्वेक्स का मतलब है जिसकी दोनों रेडियस जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड के अंदर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम उनका साइन देखते रहेंगे, राइट। हैज अ पावर ऑफ 5 डायोप्टर इफ इट इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस विल बी। तो देखो, जिस मटेरियल से ये बनी हुई है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और इसका जो सराउंडिंग मटेरियल है जब तक कहा नहीं जाए एयर मानना है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1। इसकी जो पावर है वो 5 डायोप्टर है, और पावर पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5 मीटर्स, ठीक है। और 1/5 मीटर्स को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी, राइट। जहां तक जो जो कहा जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं, राइट। इफ इट इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ ये, तो हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि कहता है 1/f इज इक्वल टू μl माइनस μs डिवाइडेड बाय μs 1/r1 माइनस 1/r2। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को देखोगे, ठीक है, तो जो पहली वाली सरफेस है उसका रेडियस इधर की तरफ होता है यानी कि पॉजिटिव साइड में, और जो दूसरी वाली है उसका रेडियस इधर की तरफ होता है यानी कि नेगेटिव साइड में। साइन कन्वेंशन हमें ध्यान रखना है। तो 1/f यानी कि 1/20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू μl माइनस μs, तो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/r, ये तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस r, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, तो इसको गायब कर देते हैं अपन, राइट। और 1/r ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2/r हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A glass convex lens has a focal length of 8 centimeter when placed in air. And what would be the focal length of the lens when it is immersed in water? तो पहले केस में जो फोकल लेंथ है उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा 1/f1, यानी कि 1/8 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, इज इक्वल टू ग्लास है और पहले एयर के अंदर रखा हुआ था, तो 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। हमें नहीं पता r1 r2 कितना है। दूसरे केस में ये कितना हो गया, 1/f2 इज इक्वल टू, अब की बार आपने कहाँ रख दिया इसको, विद द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। तो मटेरियल तो अब की बार 1.5 को 3/2 भी लिखा जा सकता है, बट सराउंडिंग कौन हो गया, वाटर। तो वाटर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है उसको 1.33 भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए 4/3 लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा, राइट। 1.33 को आप 4/3 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको और प्यार से लिख लेते हैं, 1/f2 इज इक्वल टू, अगर यहां पर देखोगे तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, तो 9 माइनस 8 बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 6 बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 6, ये ऊपर चला जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f2 की वैल्यू बचेगी 1/8 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो अब इसको और इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करें, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो f2 तो चला जाएगा ऊपर, 8 सेंटीमीटर रह जाएगा नीचे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 चला जाएगा ऊपर, और 1.5 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 0.5 इंटू
8 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो F2 की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो 0.5 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अपन F2 की वैल्यू फाइनली इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 इंटू 8, और 0.5 को लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये 4 बाई चला गया, 8 इंटू 4 करोगे तो 32 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। आसान सा क्वेश्चन होगा, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, केयरफुली ध्यान रखना है, यहाँ पे केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप कितना अटेंशन के साथ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स एज शोन इन फिगर। फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर। तो इस क्वेश्चन को मैंने पर्पसफुली इंक्लूड किया है। लेंस को आप दो तरीके से काट सकते हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जब हॉरिजॉन्टली कट करते हो आप लेंस को, तो लेंस की जो फोकल लेंथ है उसके ऊपर, फोकस जो पॉइंट है या फोकल लेंथ कह लो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप उसको वर्टिकली काटते हो तो उसकी फोकल लेंथ या तो इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है। अपन धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। अब यहाँ पे एक तो ये वाला फैक्ट है, दूसरा फैक्ट है कि आपने अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से बना रखा है। तो मैंने बताया कि ये वाला जो पार्ट है ये पहले कभी ना कभी एक पूरा लेंस रहा होगा इसी मटेरियल का, आपने काट के इतना सा हिस्सा ले लिया, तो ये पूरे लेंस की तरह बिहेव करेगा, बट उसकी फोकल लेंथ किससे डिफाइन होगी, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। सिमिलरली ये एक पूरे लेंस की तरह बिहेव करेगा, बट इसकी फोकल लेंथ अलग होगी। सिमिलरली ये एक पूरे के पूरे फोकल लेंथ एक अलग लेंस की तरह बिहेव करेगा, बट इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, जो कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफाइन होगी। तो एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 लेंसेज हैं और तीनों की फोकल लेंथ अलग अलग है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी जो इमेज है तीनों अपने अपने अलग अलग हिसाब से बनाएंगे, तो आपको 3 डिफरेंट इमेजेस दिखाई देगी यहाँ पर, और 3 डिफरेंट इमेजेस दिखाई देगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। इसके और भी वेरिएशन मिलते हैं, जैसे आपको कई बार ऐसा बोला जाता है कि एक लेंस है, उसके लोअर हाफ पोर्शन को आपने एक ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, तो बताओ जो फोकल लेंथ है या फिर जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज है उसकी पोजीशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान देना, आपकी इमेज या उसकी फोकल लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इमेज की जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इंटेंसिटी अपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप अपर्चर को हाफ कर दोगे तो ब्राइटनेस जो है वो 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं, बट हमें केवल और केवल इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन If a plano convex lens, the radius of curvature of the convex surface 10 cm and the focal length of the lens is 30 cm, then the refractive index of the material of lens will be plano convex lens, ठीक है, यानी कि ऐसा है। अब देखना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इधर की तरफ जो होगी R1, उसकी वैल्यू तो आप देख रहे हो 10 सेंटीमीटर होगी, और पॉजिटिव और होगी क्योंकि रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से इधर की तरफ आएंगी, तो रेज की डायरेक्शन में ही है, राइट। जो दूसरी सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, तो प्लेन सरफेस जो होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इनफाइनाइट, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होगी तो माइनस इनफाइनाइट। भाई इसको आप यूं भी देख सकते हो कि आप जमीन पर खड़े हो तो जमीन आपको कैसी नजर आती है, प्लेन नजर आती है। क्यों? क्योंकि धरती जो है, अर्थ जो है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें जो इतने छोटे से प्राणी हैं उन्हें इतनी ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो ऑब्जेक्ट है वो नियरली कैसा नजर आता है, प्लेन नजर आता है। तो इसको मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज कर सकते हो कि प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो R1 R2 के बारे में हमें पता पड़ गया। फोकल लेंथ हमें दे रखी है F, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही लेंगे, 30 सेंटीमीटर, राइट। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज, तो मान लेते हैं कि सराउंडिंग मटेरियल जो है वो एयर है, तो फॉर्मूला लगेगा 1/f यानी कि +30 इज इक्वल टू मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करनी है, -1 डिवाइडेड बाय 1, 1/R1 की जगह तो रख सकते हैं 10, -1/-इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा,
तो बचेगा 1/30 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/10। 10 से 30 चला जाएगा 3 बार। ठीक है, कर सकते हैं अपन आसानी से। तो यहां पे बचेगा 1/3 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/3 दैट इज 4/3 दैट इज 1.33। पूछा जाए तो बता देना कि वाटर है जिससे ये मटेरियल, जिस मटेरियल से ये लेंस बनाया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The focal length of convex lens is 2.5 cm. Its magnifying power for minimum distance of distinct vision. तो सबसे पहले तो ध्यान रखना एक अकेला कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो इसकी फोकल लेंथ अपनों को दे रखी है f इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब और d जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जब d के ऊपर इमेज बनती है तो उस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर होती है 1 + d/f, यानी कि 1 + 25 डिवाइडेड बाय 2.5। 2.5 से 25 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 10, एंड 10 + 1 करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। An astronomical telescope of magnifying power 8 is using two lenses spaced 45 cm apart. The focal length of the lenses used are. ठीक है, तो वैसे तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए जो ट्यूब लेंथ हुआ करती थी वो हमेशा FO + FE के इक्वल हुआ करती थी, खासकर तब जब आपकी जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही हो। यानी कि जो ये 45 है ये FO + FE के इक्वल होनी चाहिए। अब देखो ऐसा तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन के अंदर हो रहा है, 40 + 5 मिलके 45 मिल रहा है, अदर किसी भी ऑप्शन में नहीं हो रहा। तो बीइंग स्मार्ट हम बिना कुछ करें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो टिक कर सकते हैं, बट एक्चुअल में तरीका क्या होगा इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का, तो वो अपन देखते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 8 इज मेड यूजिंग टू लेंसेज स्पेस्ड 45 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें पता पड़ गया कि FO + FE ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 45 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाना चाहिए। और मैग्नीफाइंग पावर होती है FO/FE, राइट। ये किसके इक्वल दे रखी है, 8 के इक्वल, यानी कि FO को आप रख सकते हो 8 × FE। जैसे ही यहां पर रखोगे तो 8 × FE + FE किसके इक्वल आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर, यानी कि 9FE = 45 सेंटीमीटर, यानी कि FE जो हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो जो आईपीस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है यहाँ पे रख देना FE की वैल्यू 5, FO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। सिंपल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, अदरवाइज तो आप कर ही सकते हो, मैंने आपको जो तरीका बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The magnifying power of a telescope is 9 when it is adjusted for parallel rays. The distance between the objective and eyepiece is 20 centimeter. The focal length of the lenses are. तो again ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो 18 और 2 भी हो सकती है, 10 और 10 भी हो सकती है, 11 और 9 भी हो सकती है, 15। अब की बार जो ऑप्शन है वो थोड़े से स्मार्ट तरीके से दिए हुए हैं, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले तो हुई FO डिवाइडेड बाय FE इज 9, यानी कि FO किसके इक्वल हो जाएगा, 9 × FE के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और FO + FE जो है वो किसके इक्वल है, 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे 9 × FE + FE रखेंगे तो वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। 10 FE 20 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा, यानी कि FE कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और अगर FE 2 है तो FO कितना हो जाना चाहिए, 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन, राइट। A plano convex lens fits exactly into a plano concave lens. Very good.
देयर प्लेन सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ऐसा है, एक तो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा, और दूसरा है ये वाला प्लेनो कॉनकेव लेंस इस तरीके का। दोनों को चिपका दिया गया है, मैंने दोनों को अलग अलग बना दिया ताकि आपको डायग्राम में अच्छे से दिख जाए। देयर प्लेन सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर इफ लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। इसका मटेरियल तो बना हुआ है μ1 और इसका बना हुआ है μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से। एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंसेज। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r है और ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r है। ये बात अलग है कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इनका साइन जो है वो फिगर आउट करेंगे बाद में फॉर्मूला लगाते रहेंगे। देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ तो अपन तब निकाल पाएंगे जब दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ हमारे पास में हो। तो सबसे पहला काम वही करते हैं, राइट। सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं, तो 1/f 1 लिख देते हैं इसको, इज इक्वल टू किस मटेरियल से बना हुआ है ये μ1, बाहर अपन सराउंडिंग मटेरियल मान लेते हैं 1, अपन अभी इसको भूल जाते हैं, अपन मानते हैं कि दुनिया में अकेला लेंस है, डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स इसकी 1 ये r1, ठीक है। ये तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और माइनस इसकी अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लोगे तो इधर की तरफ आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1/-r, ठीक है। कर पा रहे हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। 1/∞ तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 1/f1 की वैल्यू आ जाएगी μ1 - 1 डिवाइडेड बाय r। बोलो होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। इसी तरीके से 1/f2 की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा μ2 - 1 डिवाइडेड बाय 1। अगर इसकी बात करें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, तो -1/r, माइनस आ जाएगा ना, 1/-r, तो माइनस मैंने पहले, एंड -1/∞, 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ2 - 1 डिवाइडेड बाय -r, ये 1/f2 की वैल्यू हो जाएगी। हमें पता है 1/f जो होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है 1/f1 + 1/f2। हमारे पास तो दोनों की वैल्यू है, 1/f1 की वैल्यू है μ1 - 1/r और इसकी वैल्यू है -μ2 - 1/r। एलसीएम आ गया दोनों का, r ऊपर बच जाएगा μ1 - 1, यहाँ पर बच जाएगा -μ2 और माइनस माइनस प्लस 1 से 1 चला गया, तो μ1 - μ2 डिवाइडेड बाय r, दैट इज 1/f। तो फोकल लेंथ हमसे पूछी गई थी, वो किसके इक्वल हो जाएगी r डिवाइडेड बाय μ1 - μ2। ऑप्शन नंबर r डिवाइडेड बाय μ1 - μ2, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। A compound microscope having f0 is equals to 7 mm and f is equals to 20 mm. Distance between the lenses is 20 cm. If image is formed at least distance of distinct vision, then magnifying power is. तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मिसिंग पीसेस के साथ है, मतलब हमें फाइंड आउट करके लाना होगा कि फॉर्मूले के अंदर कहाँ से कौन कौन सी जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी है जब फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट। तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर हुआ करती थी VO डिवाइडेड बाय UO टाइम्स 1 + D/FE। अब देखो हमें D पता है 25 सेंटीमीटर होता है, FE हमें दे दिया गया है 20 मिलीमीटर। हमें ना तो VO पता है ना ही UO पता है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि VO और UO ऑब्जेक्टिव लेंस से रिलेटेड है, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बनेगा 1/VO। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इमेज जो है पहले लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से दूसरी तरफ बनती है, -1/-UO। ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के एक तरफ रखा हुआ होता है और उधर से लाइट रेज आती है, तो लेंस से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए आपको लाइट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव, क्योंकि लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो फोकल लेंथ अपन लिख सकते हैं पॉजिटिव, दैट इज FO। तो ये बन जाएगा 1/VO + 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। ध्यान दो हमें FO दे रखा है, राइट,
और यूओ और वीओ के बारे में हमसे जानकारी पूछी गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को वीओ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो बच जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा वीओ अपॉन यूओ और यहाँ पे आ जाएगा वीओ अपॉन एफओ। ठीक है, तो अब मुझे पता पड़ गया कि वीओ अपॉन यूओ इसकी जगह हम चाहें तो वीओ अपॉन एफओ माइनस 1 ये वाली इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा, वीओ डिवाइडेड बाय एफओ माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब देखो एक कैंडिडेट खत्म हो गया, अब हमें तीन चीजें पता है, हमें एफ ओ पता है, डी पता है, एफ ई पता है, वी ओ नहीं पता अभी तक भी। चलो इसको भी ढूंढ के लेके आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एल जो होता है किसके इक्वल होता है, वी ओ प्लस यूई के इक्वल होता है अगर मैग्नीट्यूड्स को ऐड करें तो, राइट। वी ओ कितना होगा और यूई कितना होगा। अब हमें एल पता है बट यहाँ पे यूई नहीं पता, तो इसको ढूंढ के लेके आएंगे हम। तो इसके लिए जब जो आईपीस लेंस है उसके लिए जब अपन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बनेगा 1 अपॉन फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, माइनस डी पर, क्योंकि इस केस में आईपीस से जो इमेज बनती है ना वहां तक पहुंचने के लिए आपको लाइट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है। फिर माइनस यूई इज इक्वल टू, ये भी कॉन्वेक्स लेंस होता है तो प्लस एफ ई। तो हम सबसे पहले तो यहां से यूई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से यूई की वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन यूई इज नथिंग बट, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर डी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा डी अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो d अपॉन यूई की जो वैल्यू है वो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई के इक्वल होगी, और हमें ये सारी की सारी चीजें पता है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, डी भी पता है और एफ ई भी पता है। तो हम चाहें तो आसानी से यूई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो खैर हमें तो यूई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इस रास्ते पे जाना ही नहीं था, तो हम तो यूई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम एक बार इसको इस तरफ जाते ही नहीं, हम डायरेक्ट यूई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इनकी वैल्यूज रखते हैं हम तो ये आ जाएगा 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे वो चला जाएगा ऊपर, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 होगा, 100 चला जाएगा ऊपर, प्लस एफ ई कितना दे रखा है आपको 20 मिलीमीटर, मिलीमीटर में आप 1000 से डिवाइड करते हो वो चला जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 20। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 50। तो यहाँ से यूई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 1 अपॉन 54। और जब इसको अपन यहां पर रखेंगे तो वीओ की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, एल कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप 1/5 मीटर भी लिख सकते हो, माइनस यूई यानी कि 1/54 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 54 माइनस 5 दैट इज 49 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 54 0, ये हो जाएगा 270। ठीक है, कर सकते हैं, यहां तक की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें वीओ की वैल्यू सक्सेसफुली मिल गई। तो अब हमारे पास में वीओ आ गया, एफ को दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो हम फाइनली एम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीओ की वैल्यू तो कितनी है 49 डिवाइडेड बाय 270 और एफ ओ की वैल्यू कितनी है 7 मिलीमीटर यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर, -1 टाइम्स 1 प्लस डी कितना है 25 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर में ना, और एफ ई कितना दे रखा है 20 मिलीमीटर, तो 20 रह जाएगा नीचे और 1000 चला जाएगा ऊपर। सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, राइट। ये 7 से 7 टाइम्स चला जाएगा ऊपर, बन जाएगा 7000। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 7000 माइनस 270 डिवाइडेड बाय 270, और इधर करोगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 00 से 00 चला जाएंगे, 25 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 27 डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा, 27 से 270 कट जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। और 7000 में से 270 अगर माइनस करोगे तो आप देखोगे 7000 में से 270 माइनस करेंगे तो बचेगा 0, 10 में से 7 चले जाएंगे 3, 9 में से 2 चले जाएंगे 7, 6, 6730 बचेगा।
डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, 0 से 0 चला गया और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, फिर अगेन 3 टाइम्स जाएगा 13, फिर 6 टाइम्स जाएगा 1.5 और इसके सबसे जो क्लोजेस्ट आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 337। ठीक है, तो हमने इतनी मशक्कत करके निकाला फिर भी ठीक है अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा हुआ है, बट ठीक है इतना काम चलाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको सारे के सारे कंसेप्ट लगाने की जरूरत पड़ सकती है ना, और आसान है, थोड़ा बहुत लेंथी हो जाएगा, आगे आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड फॉलिंग ऑन दिस कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव मिरर कॉम्बिनेशन रिटर्न्स टू इंफिनिटी, द डिस्टेंस d मस्ट इक्वल टू। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीखने लायक है। सबसे पहले तो हमें लेंसेज का और मिरर का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कहा गया है। अब बच्चे घबरा जाते हैं, बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, उनको वन बाय वन अपनों को क्या करते जाना है, अप्लाई करते जाना है। दूसरी चीज ये है कि अगर इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो उनको नॉर्मली पैरेक्शियल रेज माना जाता है, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम होती है वो माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपका एक लेंस रखा हुआ है यहाँ पे, राइट, और इस लेंस के ऊपर किस तरीके से रेज आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है, राइट। तो ये कहां पर फोकस हो जाएंगी, इसके फोकस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएंगी, सारी की सारी आके फोकस हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, हमारी फोकल लेंथ f2 के इक्वल हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है, f2, और ध्यान रखना ये पॉजिटिव होगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। हमें जब ये f1 f2 दी जाती है ना तो इनके अंदर साइन इंक्लूडेड होता है, देखना इसकी वजह से अभी थोड़ा बहुत आपको आंसर के अंदर हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, बट उसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। अब आपको इसके आगे एक मिरर रखना है, मिरर पर टकराएंगी ये सारी की सारी रेज और फिर उसके बाद में वापस से ये इंफिनिटी तक लौट जानी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि यार ये काम तो केवल और केवल तब हो पाएगा जब इमेजेस जो है मिरर के बाद में अपनी जो पाथ है, अपना जो पाथ है उसको दोबारा से क्या करने लग जाए, ट्रैवर्स करने लग जाए। तो आप मिरर को किस डिस्टेंस के ऊपर रखोगे, आप मिरर को जानबूझ के ऐसी डिस्टेंस के ऊपर रखोगे, एक तरीके से इन पैरेलल रेज को इन्होंने यहां पर फोकस कर दिया तो इस मिरर के लिए तो अब ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप सोचो कि अगर इससे हमें खूब सारी लाइट की रेज निकालनी है और उनको टकरा के वापस से अपना पाथ रिट्रेस करना है, तो वो सारी की सारी रेज कैसे अपीयर होनी चाहिए, नॉर्मली अपीयर होनी चाहिए। और एक स्फेरिकल मिरर के लिए जो नॉर्मल होता है वो उसकी हमेशा कहां से निकलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलता है। तो ये इस मिरर का क्या बन जाना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तभी यहां से जितनी भी रेज निकलेंगी वो सब टकरा के क्या हो जाएंगी, वापस से लौट जाएंगी। ये टकराएगी और वापस से लौट जाएगी, ये टकराएगी और वापस से लौट जाएगी, और वापस से लौट जाएगी, इसीलिए अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और फिर वापस से लेंस के बाद में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हमें पता पड़ गया कि ये जो पॉइंट है इस मिरर का क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। अब अगर आप यहां से इस पॉइंट तक आ रहे हो तो आपकी जो डिस्टेंस है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, -2 ऑफ f1 होनी चाहिए। अब ध्यान दो, ये जो कॉन्केव मिरर है ना इसकी फोकल लेंथ ओवरऑल नेगेटिव होती है, तो यहां पे जब नेगेटिव रखोगे ना तो नेगेटिव नेगेटिव अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरऑल ये डिस्टेंसेस हमेशा ऐड ही होंगी, बट हमें तो बोल दिया गया कि यार इसकी फोकल लेंथ f1 है तो उसके अंदर नेगेटिव साइन छुपा हुआ है, इसलिए हम साइन कन्वेंशन के साथ यहां पर रखेंगे। ये डिस्टेंस हो जाएगी पॉजिटिव f2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी -2 ऑफ f2। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है पता है ना, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ की इक्वल होती है। तो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है d वो पक्का किसके इक्वल हो जानी चाहिए, इनके सम के इक्वल हो जानी चाहिए, यानी कि f2 - 2f1। और हमारा जो ऑप्शन है 2f1 प्लस f2, इसको पहले लिख लिया इसको बाद में लिख लिया, ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ध्यान दो, कंफ्यूज मत हो जाना। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें से इसको माइनस किया, बट ऐसा है नहीं। हमें जो f2 है ये अपने आप पॉजिटिव नंबर होगा और जो f1 है क्योंकि वो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है तो अपने आप नेगेटिव नंबर होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर ओवरऑल ये दोनों डिस्टेंसेस ऐड होंगी, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ करना है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करते जाना है, आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। For a normal eye, the cornea of eye provides a converging power of 40D and the least converging power of the eye lens behind the cornea is 20D. Using this information, the distance between the retina and the cornea eye lens
कैन बी एस्टिमेटेड। तो अगर हम दोनों लेंसेज को कंबाइन कर दें तो वो कुल मिला के कहां पर फोकस करती है, कॉर्निया के ऊपर फोकस करती है, राइट। सॉरी, कॉर्निया क्या मतलब आपकी जो स्क्रीन है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करती है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना, सॉरी रेटिना बोलते हैं उस आई के उस पोर्शन को जहां पर फाइनली आपकी इमेज जो है वो फोकस करी जाती है कॉर्निया लेंस के द्वारा और आई लेंस के द्वारा, उस पर्टिकुलर फ्रेम को क्या बोला जाता है, रेटिना बोला जाता है। तो रेटिना के ऊपर फोकस करना है हमें। तो इन दोनों लेंसेज की पावर को हमें कंबाइन करना है। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 40 + 20, क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स होते हैं नेचर के अंदर, तो 60D हो जाएगी। और हमें पता है जो फोकल लेंथ होती है वो पावर के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, यानी कि 1/60। ये मीटर्स के अंदर आएगा, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, यह आ जाएगा 5/3। जब डिवाइड करोगे तो 1.666, तो उसको 1.67 भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स glass lens, each having radius of curvature 20 cm, are placed with their convex surfaces in contact। तो ऐसे रखे हुए हैं, एक इस तरीके से रखा हुआ है और दूसरा इस तरीके से रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच वाला जो हिस्सा है, द इंटरवीनिंग स्पेस इज फिल्ड विथ ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो एक तरीके से 3 लेंस बन गए हमारे, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। तीनों की अलग अलग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं और फिर तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ वाला फंडा लगा सकते हैं। तो देखो फर्स्ट लेंस की निकालते हैं, 1/f1 इज इक्वल टू, ठीक है, किससे बना हुआ है, 2 आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंसेज, 1.5 से बना हुआ है। तो 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय 1, R1 की जगह तो आ जाएगा इन्फिनिटी, R2 की जगह आ जाएगा, ये इधर की तरफ है नेगेटिव साइन, तो माइनस कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1/f1 की वैल्यू आ जाएगी, 1.5 में से 1 चला गया तो 0.5, और यहां पर बच जाएगा, ये तो हो गया 0, 1/20, ठीक है, कर सकते हैं अपन, पॉइंट हटेगा, एक और 0 लग जाएगा, तो f1 और ये 5 से कट जाएगा 40 टाइम्स, ठीक है, तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। अगर आप इसकी निकालोगे तो इसकी भी कितनी निकल के आएगी, 40 सेंटीमीटर निकल के आएगी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, कर सकते हैं अपन, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो f1 भी ये आ गई और f3 भी कितनी आ गई आपकी, +40 सेंटीमीटर आ गई। अब अपन निकालते हैं f2, तो 1/f2, देखना ध्यान देना, किस मटेरियल से बनी हुई है ये बनी हुई है ऑयल से, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.7, 1.7 - 1, अभी इन दोनों को भूल जाओ, अभी मानते हैं अकेला लेंस रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 1। इसकी पहली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव साइड में है और जो दूसरी है वो पॉजिटिव साइड में है, तो पहली तो नेगेटिव साइड में, इसलिए -20, ये प्लस तो खैर फॉर्मूले में होता है, ये कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, तो 1/-20, और जो दूसरी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/20, ओवरऑल दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, तो 1/f2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.7 - 1 करेंगे तो 0.7, और यहाँ पे 1/20 और 1/20 ऐड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, तो -2/20, ठीक है, तो इसको 0.7 हटाओगे 100 चला जाएगा, तो 1/f2 की वैल्यू आप लिख सकते हो 2/20 होगा यहाँ पर, राइट, -2/20, 2 से 20 चला जाएगा 1/10, तो -7 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा लिखा जा सकता है। और 1/f1 को कितना लिख रहे थे हम, 1 डिवाइडेड बाय 40 लिख रहे थे। तो अब हमारी जो ओवरऑल फोकल लेंथ होगी हो जाएगी 1/f1 + 1/f3 + 1/f2, सबकी वैल्यू रखो, ये हो जाएगा +1/50, ये हो जाएगा +1/40, और ये हो जाएगा आपका -7 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 2/40 - 7 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो।
2 डिवाइडेड बाय 40 को लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 100। एलसीएम आ जाएगा 100, इधर बचेगा 20 को 5 और यहाँ पे बचेगा 7, यानी कि माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 100। हमें फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करनी थी ना, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज माइनस 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा करते जाओ, थोड़ा बहुत पेशेंस रखते हैं, आप क्वेश्चन के आंसर तक जरूर पहुंचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल ग्लास μg is equals to 3/2 glass की refractive index, equiconvex lens of focal length f, each are kept in contact. The space between the two lenses is filled with water. The focal length of the combination is. तो आइडेंटिकल ग्लास इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऐसे हैं दोनों के दोनों, और इन दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट में रख दिया गया है। तो अब की बार वही पिछले क्वेश्चन की तरह 3 लेंसेज हो जाएंगी, तीनों की अलग अलग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। पहले की निकालते हैं 1/f1, किससे बने हुए हैं, ग्लास से। तो 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हो, 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि इक्विकॉन्वेक्स है तो आर मान लेते हैं अपन। तो पहली वाली तो क्या हो जाएगी, इस तरफ है पॉजिटिव और दूसरी वाली इस तरफ है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिला के वापस से पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2/r हो जाएगा। 1/f1 की वैल्यू आएगी आपकी 0.5, 1.5 में से बन गया, टाइम्स 2/r, और 0.5 को आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/f1 की वैल्यू आ जाएगी 1/r। इसी तरीके से 1/f3 की वैल्यू भी आ जाएगी 1/r, क्योंकि इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। अब बीच वाले की बात करते हैं, 1/f2 किससे बना हुआ है, पानी से। पानी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 1.33, 4/3 है ना, चलो 4/3 ले लेते हैं। 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, इसकी ये नेगेटिव हो जाएगी तो 1/-r, और इसकी ये पॉजिटिव हो जाएगी तो -1/r। दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे तो 1/f2 की वैल्यू आएगी, 4/3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 डिवाइडेड बाय r। आपने टोटल फोकल लेंथ निकालनी है आपको, राइट। तो आप क्या करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 दैट इज 1/r, 1/f3 दैट इज 1/r, एंड 1/f2 दैट इज -2/3r। 3r आ जाएगा एलसीएम, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा 2, 3 + 3 6, -2 करेंगे 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 3r, तो f की वैल्यू आ जाएगी 3/4 टाइम्स r। और अगर आप इन दोनों लेंसेज की जो फोकल लेंथ है वो दी हुई है ना f, तो वो f r के इक्वल है, तो इस r की जगह आप f भी लिख सकते हो, ये f टोटल लिख लो, ठीक है ना इसको। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो कितना आ जाएगा, 3/4 टाइम्स f के इक्वल आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Least distance of distinct vision is 25 centimeter. What will be the magnifying power of simple microscope of focal length 5 centimeter if final image is formed at minimum distance of distinct vision? तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर हो जाती है 1 + d/f। 1 d दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, सिंपल माइक्रो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। 5 से 25 चला जाएगा 5 टाइम्स, तो आ जाएगा 6, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये जितने भी क्वेश्चंस थे इसके अंदर हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और जो भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस नीट के अंदर पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा वैरायटी के बन सकते हैं। हर क्वेश्चन को इस मिनिमम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टारगेट किया जा सकता है, बट मैंने इस वीडियो के अंदर मेनली उन क्वेश्चंस को फोकस किया है जो कि अक्सर नीट के अंदर पूछे जाते हैं, या इस टाइप के जो क्वेश्चन है अक्सर नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इस बार के अंदर जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो इन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता हो, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के अंदर अपीयर होना है। वहां पर आप इस फंडे को टेस्ट करोगे कि क्या वाकई मिनिमम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।